नमस्कार। हम 12th बोर्ड में आज हम फिजिक्स में 12th बोर्ड में एक और टॉपिक का अध्ययन कराएंगे। आपके लिए फिर एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन सूत्र। और अपवर्तन सूत्र, इस सूत्र की हम उत्पत्ति करेंगे। यह सूत्र उत्तर के लिए अलग और अवतल के लिए अलग अलग उत्पन्न करते हैं। आज हम उत्तल पृष्ठ के लिए बात करेंगे और अवतल पृष्ठ के लिए जो उत्पत्ति है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आपके राजस्थान बोर्ड में इस टॉपिक के आने की पूरी संभावना है। तो आज हम उत्तल गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं। उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र है उसकी उत्पत्ति हम करेंगे और यह सूत्र होता है μ21 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ21 माइनस 1 अपॉन r। यह हमारे उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र होता है। इस सूत्र की हम उत्पत्ति करेंगे। तो जब हम इस सूत्र की उत्पत्ति करेंगे तो सबसे पहले हमें एक उत्तल पृष्ठ में लेना होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर एक उत्तल पृष्ठ लेंगे। मान लीजिए यह उत्तल पृष्ठ हमारे पास में। उत्तल पृष्ठ जो होगा उसकी यह सतह उभरी हुई होगी, इधर वाली सतह, और इस पृष्ठ पर हम एक मुख्य अक्ष की कल्पना करेंगे। यह मुख्य अक्ष है हमारे पास में। अब मान लीजिए इस उत्तल पृष्ठ पर यहां पर हमारे पास में कोई वस्तु स्थित है बिंदु ए पर। जो वस्तु स्थित होती है यहां पर हम बिंब मानते हैं, ये बिंब। अब बाहर विरल माध्यम होगा और इस उत्तल पृष्ठ के अंदर, इसके अंदर हम मान लेते हैं ये सघन माध्यम होगा। अब ऐसे कोई प्रकाश किरण चलेगी, ऐसे इस उत्तल पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो ऐसे बी पर आपतित होती है। अब बी पर सबसे पहले हम अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब में हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी पृष्ठ पर, उत्तल पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब सदैव वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। तो इसका जो वक्रता केंद्र है वो इधर मान लेते हैं। मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र सी होगा। अब बी पर अभिलंब खींच रहे हैं तो वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरेगा। तो ये हमने ले लिया इसका अभिलंब। कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, एन नाम मैंने इसे दे दिया। तो बेटा ये CN अभिलंब हो गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी इस किरण को जाना था इधर, ये इसकी मूल दिशा है, जाना तो उधर था, लेकिन किरण चूंकि सघन माध्यम में आ रही है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब नीचे है तो ये किरण थोड़ा नीचे की ओर झुकेगी और नीचे की ओर झुक के इस दिशा में चली जाएगी, इस दिशा में डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो मैंने इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाया तो बेटा ये यहां पर मिलेगी। इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये यहां पर मिली, इसे हम डी नाम दे देते हैं। तो ए का जो प्रतिबिंब है वो इधर बनेगा डी पर, ये यहां पर बनेगा हमारे पास में प्रतिबिंब। अब ये बिंब है बेटा, और इस बी बिंदु से हम यहाँ पे एक अभिलंब डालेंगे नीचे की ओर। ये मैंने अभिलंब डाल दिया। इस बिंदु को ओ नाम दे देते हैं और ये जो अभिलंब हमने डाला है नीचे, इस अभिलंब को हम ओ डैश नाम दे देते हैं। एक बिंदु को ओ दे दिया और एक बिंदु को हमने ओ डैश दे दिया। अब देखो बेटा, ये जो कोण बना इसे अल्फा मान लेते हैं, इस कोण को बीटा मान लेते हैं और इस कोण को गामा मान लेते हैं। ये तीनों कोण मैंने मान लिए। दूसरी बात, ये बिंब है तो ये आपकी आपतित किरण है और ये अभिलंब है। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसे हम आपतन कोण मानते हैं
और आपतन कोण को हम कोण आई से लिखते हैं। ये हमारे पास आपतन कोण हो जाएगा, इसे हम कोण आई से लिखेंगे। दूसरी बात, ये हमारे पास अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण है ये अपवर्तन कोण होगा, इसे कोण आर से लिखेंगे। और आप देखो इस अपवर्तन कोण का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है इधर, ये देखो, तो इस लाइन तो ये इधर आ रही है और ये वाली इधर आ रही है, तो बेटा इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला होगा, ये वाला। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो ये कोण आर, तो ये वाला भी होगा कोण आर हमारे पास। ये पूरा कोण तो होगा आई और ये ऊपर वाला ही थोड़ा ये जो कोण है ये होगा आर। तो सबसे पहले इस तरह से हमें ये चित्र हमें तैयार करना होता है। और ये हमारे पास में उत्तल पृष्ठ का केंद्र है। इस केंद्र से बिंब की जो दूरी है वो माइनस यू मानते हैं, क्योंकि ये इस उत्तल पृष्ठ से आगे की ओर बिंब बन रहे हैं प्रतिबिंब, तो आगे की ओर दूरियां ऋणात्मक लेते हैं और उसके पीछे की ओर जो दूरियां हैं वो धनात्मक लेते हैं। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी मानी जाती है, तो ये वाली दूरी हम वी ले लेंगे, क्योंकि आगे जो भी दूरियां होती है वो सदैव ऋणात्मक ली जाती है, इसलिए हम ऋणात्मक लेंगे, और पीछे की जो दूरियां हैं वो धनात्मक ली जाती है। तो यह वक्रता केंद्र है सी। इस केंद्र से वक्रता केंद्र की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या मानी जाती है। केंद्र से इस पृष्ठ सतह से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या मानी जाती है, इसलिए इस दूरी को हम कैपिटल आर मान लेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको इस तरह से आपका जो चित्र है, जो डायग्राम है, वो आपको तैयार करना है। और ये डायग्राम तैयार करने के बाद आपको इसका वर्णन लिखना है। इसका वर्णन लिखने के बाद अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। और इस बीच में मैं आपको बता दूं, आपके 12th बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हम डेली आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले नए नए टॉपिक हैं वीडियो, वो उनके वीडियो हम लेकर के आएंगे और डेली आपके लिए नए वीडियो हम अपलोड करेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी हो। तो एक बार जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दें और आरके क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं उन सब में आप ये वीडियो शेयर कर दें। तो देखिए इसका सबसे पहले हम वर्णन लिखेंगे, जैसे भी हमने डायग्राम बनाया इसके बारे में हम लिखेंगे। और ये डायग्राम वर्णन लिखने के बाद सबसे पहले हम आप यहाँ पर आई और आर के मान निकालेंगे। कोण आई और कोण आर के मान हमें निकालने हैं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक त्रिभुज बताता हूं, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी। बेटा आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा ए बी सी। इस त्रिभुज की बात करेंगे सबसे पहले हम, त्रिभुज ए बी सी में। अब हम छोटी क्लास में एक प्रमेय पढ़ते हैं बेटा कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज की एक भुजा को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये जो कोण बनता है बेटा बाहर की ओर, ये बहिष्कोण कहलाता है। और इस बहिष्कोण का मान इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम उपयोग करेंगे। तो देखिए मैंने त्रिभुज बताया आपको ए बी सी। इस त्रिभुज में देखिए ये भुजा आगे बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर जो बाहर कोण बना ये बहिष्कोण हुआ कोण आई। ये बहिष्कोण हुआ बेटा कोण आई, और हम जानते हैं बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस बहिष्कोण का मान, ये दोनों अंदर के कोण हैं, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण अल्फा प्लस कोण गामा, इन दोनों के योग के बराबर होगा कोण अल्फा प्लस कोण गामा। इसी तरह मैं एक और त्रिभुज बता रहा हूं बेटा आपको, डी बी सी। ये त्रिभुज मैंने आपको बताया डीबीसी। अब इस दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे हम, त्रिभुज डीबीसी में।
देखो बेटा, इस डीबीसी त्रिभुज में भी अगर हम गौर से देखें तो ये भुजा आगे बढ़ाई गई है, तो बाहर बहिष्कोण बना कोण आर, इसमें बहिष्कोण बना बेटा कोण आर, और इस कोण आर का मान अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो इसके अंतराभिमुख अंतःकोण होंगे इस त्रिभुज के ये दोनों बीटा और गामा, ये दोनों, तो कोण बीटा प्लस कोण गामा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें कोण आई और कोण आर ये दोनों कोण में निकालने हैं बेटा। ये दोनों कोण निकालने के बाद हमें स्नेल का नियम लगाना है। तो और ये जो माध्यम है सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक अपन म्यू मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यदि सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो तो इसका जो अपवर्तनांक है वो हम म्यू मानेंगे। तो हम यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम पढ़ा है बेटा हमने। स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है और उस अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब स्नेल का नियम था साइन कोण आई अपॉन साइन कोण आर इज इक्वल टू म्यू। ये स्नेल का नियम होता है बेटा। यहाँ पे म्यू को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। ये म्यू होता है हमारे पास में अपवर्तनांक। अब चूंकि ये जो आई और आर कोण है ये बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत अल्प होते हैं, क्योंकि कोण आई व कोण आर अत्यंत अल्प होते हैं। ये दोनों कोण बहुत छोटे छोटे होते हैं बेटा प्रिज्म के लिए। और साइन में हम एक बात जानते हैं कि जैसे थीटा अगर अल्प हो, साइन में थीटा अल्प हो तो जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू लगभग थीटा के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये जो साइन कोण आई है, साइन कोण आई ये लगभग कोण आई के बराबर होगा, क्योंकि थीटा अल्प हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो साइन कोण आई केवल कोण आई के बराबर होगा। इसी तरह जो साइन कोण आर है ये लगभग कोण आर के बराबर होगा। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, साइन कोण आई की जगह केवल कोण आई और साइन कोण आर की जगह केवल कोण आर रख देते हैं बराबर म्यू। म्यू का मूल्य लिख देंगे हम यहाँ पे। तो अब इससे क्या होगा बेटा, कोण आर को इधर म्यू से गुणा कर देंगे हम। तो कोण आई इज इक्वल टू म्यू को कोण आर से गुणा करेंगे, म्यू कोण आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसे दे सकते हैं। ये हमारे पास में समीकरण आ गया बेटा, कोण आई इज इक्वल टू म्यू कोण आर। अब आपको क्या करना है, इसमें आई और आर के जो मान है बेटा, आई और आर ये दोनों मान हमें यहां से रखने हैं, आई और आर के मान। तो देखिए यहाँ पे आई आ गया, मैं लिख देता हूं कोण आई व कोण आर के मान रखने पर। अब हम इनके मान रखेंगे बेटा। तो यहां पर आया कोण आई, आई का मान ये रखेंगे बेटा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू। अब यहां पे आया बेटा आर, आर की वैल्यू हम रखेंगे बीटा प्लस गामा, कोण बीटा प्लस कोण गामा हम लिख देंगे। ठीक है, यहां तक हमें करना है और यहां तक हमें पहले पहुंचना है। यहां पहुंचने के बाद इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं बेटा 2, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो बी बिंदु है ये ओ के पास होता है, ये बी बिंदु ओ के पास होता है, इनमें ज्यादा गैप नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि ओ डैश ये दोनों बिंदु बिल्कुल पास पास होते हैं। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं, बी बिंदु किसके पास होता है बेटा, ओ के पास।
बी बिंदु ओ के पास स्थित हो तो, जब बी बिंदु ओ के पास होता है बेटा, तो इन दोनों बिंदु में ज्यादा गैप नहीं होता, दोनों पास पास ही होते हैं। ओ ओ डैश, तो ओ तथा ओ डैश लगभग दोनों एक ही स्थान पे आ जाएंगे, फिर लगभग एक ही स्थान पर होंगे, एक ही स्थान पर होंगे। दूसरी बात, ये जो लंब डाला है हमने बी ओ डैश, इस लंब की ऊंचाई h मान लेते हैं हम, ये ऊंचाई h मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, इस चित्र से अब हमें एल्फा, एल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों मान निकालने हैं, और एल्फा बीटा गामा के तीनों मान निकाल के वापस हमें समीकरण 2 में रखना है। जो मान आएंगे अल्फा बीटा गामा के, वो हमें समीकरण 2 में रखना है। दूसरी बात, हम जानते हैं बेटा कि थीटा अल्प हो तो, जो थीटा अगर अल्प होगा तो जो थीटा की वैल्यू है वही लगभग टेन थीटा की वैल्यू होगी। ये भी हम जानते हैं कि कोण अगर अल्प हो, साइन और टेन में दोनों में ये नियम लगता है बेटा, थीटा अगर अल्प हो तो टेन थीटा का मान भी अल्प ही होगा। तो इस आधार पर हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा किस तरह से हम निकालेंगे। देखो बेटा, अपन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये कौन से त्रिभुज में आ रही है, ए बी और डैश। त्रिभुज ए बी और डैश में कोण अल्फा इज इक्वल टू, इस ये जो ए बी और डैश त्रिभुज है बेटा, इसमें अल्फा कोण बन रहा है, तो अल्फा लगभग टेन अल्फा के इक्वल होगा, और हम जानते हैं टेन का सूत्र होता है बेटा लंब बटे आधार। लंब, इसका लंब बी से लेकर ओ डैश तक, बी ओ डैश आधार, और इस त्रिभुज का आधार ए से लेकर ओ डैश तक, ए ओ डैश रख देंगे। अब देखिए बी ओ डैश की वैल्यू इस चित्र में कितने बेटा, h, ए ओ डैश की वैल्यू चित्र में कितनी है बेटा, ए ओ डैश की वैल्यू -u, तो इसकी वैल्यू -u रख देंगे, तो माइनस ऊपर लगा सकते हैं, u नीचे लिख देंगे, -u हो गया। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ गई बेटा -h/u। अब इसी तरह हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो बीटा देखिए किस त्रिभुज में बन रहा है, डी बी और डैश, इसमें बीटा बन रहा है, तो त्रिभुज डी बी और डैश में लगाएंगे अब हम, त्रिभुज डी बी और डैश में कोण बीटा इज इक्वल टू लगभग टेन बीटा के इक्वल होगा, जैसे अल्फा हुआ था वैसे ही बीटा हो जाएगा। हम जानते हैं टेन का सूत्र लंब बटे आधार होता है, लंब, और इस त्रिभुज में लंब वही है बेटा बी ओ डैश, और आधार डी ओ डैश, लंब बी ओ डैश, आधार डी ओ डैश। देखो बेटा लंब की ऊंचाई h और आधार कितना है इसका आधार हो जाएगा बेटा -v, तो लंब की ऊंचाई h, आधार का -v, तो ये हो जाएगा -h/v। इसी तरह अब हम गामा की भी वैल्यू निकालेंगे बेटा, और जो गामा की वैल्यू है वो हमें इस त्रिभुज से प्राप्त होगी, गामा त्रिभुज सी बी और डैश, इस त्रिभुज से हम गामा की वैल्यू निकालेंगे। त्रिभुज सी बी और डैश में कोण गामा लगभग बराबर होगा टेन गामा के, सेम ऊपर की तरफ, और टेन का सूत्र होता है बेटा लंब बटे आधार। लंब देखेंगे हम, इस त्रिभुज का लंब बी ओ डैश और इसका आधार हो जाएगा बेटा सी ओ डैश, लंब बी ओ डैश, आधार सी ओ डैश। अब लंब की ऊंचाई तो है बेटा h और आधार की ऊंचाई है बेटा
कैपिटल आर, एच और एक कैपिटल आर। तो हमारे पास इस तरह से अल्फा की वैल्यू ये आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई और ये गामा की वैल्यू आ गई। अब ये जो अल्फा बीटा गामा की तीनों वैल्यू बेटा, ये तीनों वैल्यू हम समीकरण रख देंगे 2 में। समीकरण 2 में रख देंगे हम कोण अल्फा, कोण बीटा व कोण गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर। अब ये जो इक्वेशन 2 है बेटा, इसमें रखेंगे वापस अल्फा बीटा की वैल्यू, वापस हम इस समीकरण में रखेंगे इक्वेशन में। तो देखिए रखते हैं, सबसे पहले आ रहा है बेटा अल्फा, अल्फा की वैल्यू वहां से रख देंगे माइनस एच अपॉन यू, फिर आ रहा है बेटा प्लस गामा, और गामा की वैल्यू ऊपर देखेंगे हम लोग एच अपॉन आर इजिकल टू म्यू, ये म्यू का म्यू लिख देंगे हम लोग। अब आ गया बेटा बीटा, बीटा की वैल्यू ये रख देंगे माइनस एच अपॉन वी प्लस, अब आया बेटा गामा, और गामा की वैल्यू क्या रख देंगे हम एच अपॉन आर, एच अपॉन आर रख देंगे। अब देखो बेटा, इसमें इन दोनों में एच कॉमन आ रहा है, तो इधर एच कॉमन आ जाएगा बेटा और इधर भी एच कॉमन आ जाएगा। तो इधर भी एच कॉमन लेंगे बाहर और इसमें से भी एच कॉमन लेंगे बाहर, तो इधर के एच से इधर का एच कट जाएगा बेटा, दोनों तरफ एच से एच कट जाएगा, तो एच तो कैंसिल हो जाएगा। तो एच को छोड़ के बाकी जो बचा वो हम लिखते हैं, यहां बचेगा माइनस 1 अपॉन यू, एच कॉमन लेके कट जाने के बाद यहां बचेगा 1 अपॉन आर इजिकल टू म्यू, यहां बचेगा माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन आर बचेगा बेटा। ठीक है, अब हम म्यू को भी अंदर गुणा कर देते हैं बेटा, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर इजिकल टू, म्यू को अंदर गुणा कर दीजिए, पहले 1 से गुणा करेंगे माइनस म्यू अपॉन वी प्लस, अब म्यू को इससे गुणा कर दीजिए बेटा म्यू अपॉन आर, इससे हम इंटू कर देंगे। अब देखिए आगे हम कैसे सोल्व करते हैं, किस तरह से, ध्यान से देखो। और बाकी सब्जेक्ट के भी जल्दी हम वीडियो अपलोड करेंगे बेटा। आप आरके क्लासेस कोटा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हम डेली रोज नए नए वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, और जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक हम डेली आपको बताते रहेंगे। तो अब देखिए बेटा, इसमें आर की जो वैल्यू है, इन दोनों को हम एक साइड लेंगे और बाकी दूसरी वैल्यू को एक साइड लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा, ये आर वाली वैल्यू पीछे ले जाएंगे और ये वैल्यू आगे ले आएंगे हम। तो देखो माइनस के यू, माइनस का म्यू अपॉन वी आगे लाएंगे बेटा, तो प्लस का हो जाएगा ये माइनस का 1 अपॉन यू ऐसा का ऐसा, और म्यू अपॉन आर ऐसा कैसे लिख देंगे बेटा, और ये हम पीछे ले जाएंगे, प्लस का 1 अपॉन आर पीछे ले जाएंगे तो माइनस का 1 अपॉन आर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा, देखो म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजिकल टू, इधर एलसीएम ले लेंगे बेटा, इधर आर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा बेटा म्यू माइनस 1, यहां तक हम आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे म्यू अपूर्णांक है, म्यू अपूर्णांक है, तो हम लिखेंगे म्यू के स्थान पर, म्यू के स्थान पर म्यू 12, म्यू 12, म्यू 21 भी लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, म्यू 21 का मतलब है बेटा दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक। तो म्यू के स्थान पर म्यू 21 रखने पर, चलिए अब हम म्यू के स्थान पर म्यू 21 रख सकते हैं। ये म्यू 21 हम चाहें तो शुरू में जहां हमने स्नेल का नियम लगाया था वहीं से भी म्यू 21 लगा सकते हैं हम, और या फिर हम यहाँ लास्ट में भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए म्यू की जगह लिख देंगे म्यू 21 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन म्यू की जगह म्यू 21 इजिकल टू म्यू की जगह म्यू 21 माइनस 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास।
ठीक है, ये यहाँ पे u है तो यहाँ u लिख देंगे u। ये फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास में, और इस फॉर्मूले की हमें उत्पत्ति करनी है। इसकी उत्पत्ति करने पर हमारे 3 नंबर कंफर्म है, और इस टॉपिक के इस बार आने के पूरे चांसेस है, संभावना है। इसको हम थोड़ा सा एक दूसरे रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। इसको हम एक और रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। μ21 को हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। मैं आपको बता देता हूं, जहां जो μ21 है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, ऐसा लिखा जा सकता है। μ21 को μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हैं हम। तो जैसे इसमें लिखते हैं हम, μ2 को लिखेंगे बेटा μ2 अपॉन μ1, तो μ1 नीचे आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, और v का भी लिख देंगे -1 अपॉन u इजिकल टू, देखिए यहाँ μ21 आ रहा है, μ21 को लिखेंगे बेटा μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1 -1, और नीचे लिखेंगे बेटा r, ऐसा कैसा r लिख देंगे। अब देखिए ये हो गया μ2 अपॉन μ1 v -1 अपॉन u इजिकल टू, इसमें एलसीएम लेंगे बेटा हम, ऊपर एलसीएम आ जाएगा μ1, और ऊपर का जो μ1 एलसीएम आएगा उसे नीचे लिख देंगे r के साथ, तो नीचे हो जाएगा μ1r, और ऊपर एलसीएम लेंगे μ1, तो ऊपर बन जाएगा बेटा μ2 माइनस μ1 एलसीएम लेने पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें μ1 का भाग देंगे, इसमें μ1 का भाग दे देंगे हम दोनों पक्षों में, तो मैं यहां लिख देता हूं दोनों पक्षों में μ1 का भाग देने पर, देखिए μ1 से गुणा कर देंगे हम, इसे भाग देने के बजाय दोनों पक्षों को μ1 से गुणा करने पर, इसके दोनों पक्षों को μ1 से गुणा करेंगे बेटा, इसको μ1 से गुणा करेंगे तो ऊपर के μ1 से नीचे का μ1 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा μ2 अपॉन v, माइनस μ1 से गुणा करेंगे हम तो ऊपर μ1 आ जाएगा, μ1 अपॉन u, और μ1 से हम गुणा कर रहे हैं बेटा, तो μ1 से μ1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r बचेगा। तो ये भी वही फॉर्मूला है बेटा, और ये भी एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का ये दूसरा रूप है, तो इसकी आपको उत्पत्ति करनी होती है। और आरके क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो आप इसे शेयर कर दें। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और भी नए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू।